हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आज का हिंदी सीटेट पेडागोजी का टॉपिक है भाषा विकास के सिद्धांत। आज हम भाषा विकास के सिद्धांत के एमसीक्यू हल करेंगे और भाषा विकास के सिद्धांतों के बारे में डिटेल से भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले शिवांगी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और प्रेयर करूंगा कि आपके सीटेट में 130 प्लस जरूर आएँ और आपके 130 प्लस जरूर आने भी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस को देखकर लगता है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रही हैं। आपके सीटेट में जो मैंने प्रैक्टिस सेट छोड़ा था उसमें लगभग आपके सभी क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल करेक्ट थे। तो इसी तरह से लगी रहिए शिवांगी जी और सीटेट में 130 प्लस स्कोर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। किस विद्या के शिक्षक के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? संवाद, कहानी, कविता, निबंध। दोस्तों, जहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, निबंध। दोस्तों, मौन पठन जो है प्राथमिक स्तर के लिए अच्छा नहीं होता है। प्राथमिक स्तर के लिए अच्छा नहीं होता है। यह उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बालक इसमें जो है रुचि नहीं लेते हैं। और मौन पठन जो है दो प्रकार का होता है। पहला है तीव्र मौन पठन, दूसरा है समीक्षात्मक मौन पठन। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव नहीं है, विभिन्न विषयों की कक्षा में भी संभव है। तो दोस्तों, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षा में भी संभव होती है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता में अलंकारों की पहचान को, कविता का भाव विश्लेषण, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा करना, कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। क्योंकि कविता को जब पढ़ना चाहिए तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह कविता पढ़ी नहीं जाती है, कविता गाई जाती है। और गाई किस तरह से जाती है? कविता के अनुसार ही भावों के द्वारा उसको गाना चाहिए या उसका पठन करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये होता है भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। कहानी या कविता से बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये क्वेश्चन सीटेट में बना हुआ है। कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति का विकास बच्चों में किससे होता है? कहानी कथन या कहानी कविता से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते? ऐसा तो नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते। अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। दोस्तों, सभी भाषा तो नहीं सीखते, ठीक है ना, लेकिन अपनी भाषा में समझने और समझाने में कुशलता से लैस होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों, भाषा का विकास तो बच्चे में शुरू से ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया जो है बच्चे में जन्मजात होती है। बच्चा अपने परिवेश से, अपने आसपास के वातावरण से ही भाषा को अर्जन करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, बच्चों को भाषा का अनुकरण के लिए बाध्य करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। दोस्तों, बाध्य नहीं करती है। यहाँ बाध्य का मतलब होता है मजबूर करना, जबरदस्ती करना। और अलंकारिक भाषा का प्रयोग जो है प्राथमिक बच्चों के लिए नहीं करना चाहिए। और बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, ऐसा नहीं है, बच्चों के भाषा प्रयोग के पर प्रभाव डालती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक शिक्षक जो है गलत भाषा को पढ़ाएगा या भाषा का उपयोग से कक्षा में गलत तरीके से करेगा तो इसका बच्चों पर नेगेटिव फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वो शिक्षक जो है भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप से कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है तो इसका प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। तो बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6,
भाषा साधन है व्यक्तित्व के निर्माण का, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का, व्यक्ति की पहचान का, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भाषा व्यक्तित्व के निर्माण का साधन है, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का साधन है, व्यक्ति की पहचान का भी साधन है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। बालकों के भाषा सीखने में रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय परिवार, समाज विद्यालय, या फिर परिवार पड़ोसी। दोस्तों बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भाषा सीखने में बालकों के कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? समाज और परिवार, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 2 यहाँ राइट आंसर होगा। शिक्षक की त्रिआयामी प्रक्रिया के 3 आयाम हैं: अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु, छात्र, विषय वस्तु और शिक्षण प्रक्रिया, छात्र, अध्यापक और शिक्षण प्रक्रिया, अध्यापक, शिक्षण प्रक्रिया और विषय वस्तु। तो शिक्षक की त्रिआयामी प्रक्रिया के जो 3 आयाम हैं वो हैं अध्यापक, शिक्षण प्रक्रिया और विषय वस्तु। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्व नहीं है। बच्चों के अनुभव उनकी मातृभाषा में होते हैं। भाषाई कौशलों में निपुणता प्राप्त करने के लिए मातृभाषा में शिक्षण प्रक्रिया में बाधक होता है। शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य संप्रेषण स्थापित करने में सहायक है। हमारा ये ऑप्शन भी राइट होता है, बच्चे के अनुभव उनकी मातृभाषा में होते हैं। भाषाई कौशलों में निपुणता प्राप्त करने के लिए भी मातृभाषा शिक्षण का महत्व होता है, लेकिन मातृभाषा में शिक्षण प्रक्रिया में बाधक होता है। ये जो होगा हमारा ऑप्शन गलत होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। मातृभाषा शिक्षण से अभिप्राय है बच्चों को उसकी माता की भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को उसकी प्राथमिक भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को हिंदी भाषा में शिक्षा देना, 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। बच्चों को उसकी माता की भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को उसकी प्राथमिक भाषा में शिक्षा देना, क्योंकि प्राथमिक भाषा मतलब पहली भाषा। उसकी पहली भाषा कौन सी होती है? पहली भाषा ही उसकी मातृभाषा होती है। ठीक है, क्या होती है? मातृभाषा होती है। दोस्तों यहाँ माता की भाषा नहीं है, यह मातृभाषा है। ठीक है, मातृभाषा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। दोस्तों कुछ भाषा विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जैसे साहचर्य अनुबंध का सिद्धांत, साहचर्य भी बोलते हैं, फिर से अनुबंधन भी बोलते हैं, है ना। अनुबंधन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 11, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए? परीक्षा पद्धति पर, बच्चों का स्तर और प्रकरण पर, समय अवधि पर, या फिर लक्ष्य भाषा पर। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। बच्चों का स्तर के अलावा आयु भी होता है ना, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। आयु और प्रकरण पर भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए? बच्चों का स्तर, उनकी आयु और प्रकरण पर। तभी तो बाल केंद्रित शिक्षा कही जाएगी। भाषा अधिगम, भाषा और शिक्षण की विधियां किसके अनुसार होनी चाहिए? बच्चे के अनुसार होनी चाहिए। यहाँ केंद्रीय बिंदु बच्चा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं, तो शिक्षा भी बच्चे के अनुसार होनी चाहिए, शिक्षण विधियां भी बच्चों के क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर। क्वेश्चन नंबर 12, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? भाषा सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाएं, गेयता। तो दोस्तों कविता शिक्षण गद्य है ना, यहाँ बात हो रही है गद्य की। एक गद्य होता है, एक पद होता है। तो कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? तो कौन सा तत्व है? ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था दोस्तों, कविता को या फिर पद को गाया जाता है, पढ़ा नहीं जाता, गाया जाता है।
और जबकि गद्य को पढ़ा जाता है। तो कविता शिक्षण में जो तत्व उसे गद्य से अलग करता है वो है गेयता। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। गेयता, गायन, एक लय के साथ गाना, ठीक है, क्योंकि कविता भी लय के साथ गाई जाती है। कविता भी एक लय के साथ गाई जाती है, भावपूर्ण तरीके से, कविता के अनुसार भावपूर्ण तरीके से कविता को गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करें दोस्तों, ऐसा नहीं है। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत यही कहता है बच्चे त्रुटि से सीखते हैं। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो ये नेगेटिव नहीं है, ये अच्छा है, क्योंकि बच्चा कोशिश कर रहा है। जो बच्चा कोशिश कर रहा है गलतियां भी वही बच्चा करेगा। लेकिन जो बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित नहीं है या अधिगम में रुचि नहीं ले रहा है तो वो अधिगम को करेगा भी नहीं। जब वो करेगा भी नहीं तो वो त्रुटियां ही, गलतियां भी कहाँ से कर लेगा, ठीक है ना, वो गलतियां भी नहीं करेगा। तो त्रुटियां जो होती हैं अधिगम का एक अभिन्न अंग होती हैं, इस बात का ध्यान रखना। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना दोस्तों, हतोत्साहित करना मतलब बच्चे को नीचा दिखाना। बच्चे को, अगर बच्चा वो अच्छा काम कर रहा है, भाषा की बारीकी को समझ रहा है, उसके सौंदर्य बोध को समझ रहा है, तो आप उसको हतोत्साहित करेंगे, है ना, कि ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं है, ये तो गलत है, या तू यही करता रहता है, ये सब होता है हतोत्साहित करना। तो ये नहीं, अगर यहाँ प्रोत्साहित होता तो हमारा ये ऑप्शन भी सही होता, तो ये भी नहीं होगा। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना दोस्तों, ऐसा भी नहीं है किसी पर बल देना, जबरदस्ती किसी को कोई चीज़ सिखाना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, सृजनशील का मतलब होता है नए नए तरीकों का प्रयोग करना, नए नए तरीकों से प्रयोग करना, भाषा का विविध रूप से प्रयोग करना, विभिन्न तरीकों में प्रयोग करना सृजनशील कहलाता है। तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर 4 हमारा है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा शिक्षण में सहायक है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण, व्याकरण नियमों की जानकारी। तो भाषा शिक्षण में जो सहायक है दोस्तों, निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। निदान में जो है हम कमियों का पता लगाते हैं, कमियों का पता लगाना, बच्चे की कमियों का पता लगाना क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। जबकि उस कमी का उपचार करना, कमियों को दूर करना, कमियों को दूर करना या दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, उपचारात्मक कहलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य दोनों। कक्षा 1 और 2 के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है ना, प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें केवल 2 ही पात्र हों, या फिर जिसके शब्दों में वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, बच्चे चित्रों के द्वारा पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, है ना, कलरफुल चित्र हों, जैसे कहानी, कॉमिक्स, ये सब जो है बच्चे इसी तरह से पढ़ते हैं। अगर आप उसको खाली एक लिखी हुई कहानी पढ़ाओगे या उसको उनको कहोगे कहानी पढ़ने के लिए, तो बच्चा इसमें रुचि नहीं लेगा। लेकिन अगर उसमें चित्र बने हुए हैं, है ना, ठीक है ना, उनके व्यवहारपूर्ण, भावपूर्ण तरीके से उनके चित्र उसमें छपे हुए हैं, तो ये बच्चों में रुचि पैदा करते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, जिसके शब्दों में वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। चित्र को देख देख कर ही बच्चा समझ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है या ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक है समृद्ध भाषिक परिवेश, विद्यालय में भाषा की कक्षा का आयोजन, अध्यापक की भाषाई निपुणता, छात्र को भाषाई कौशलों से परिचित कराना। तो भाषा शिक्षण प्रक्रिया में क्या आवश्यक है, समृद्ध भाषिक परिवेश। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। समृद्ध भाषिक परिवेश का मतलब है बच्चे को ऐसा वातावरण, ऐसे अवसर प्रदान करें जहां बच्चा जो है भाषा के अधिक से अधिक उपयोग कर सके। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है रचनात्मकता का विकास करना। ये तो भाषा शिक्षण का मेन उद्देश्य है ना। आत्माभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना,
ठीक है ना, ये भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। विषय वस्तु को समझने की योग्यता का विकास करना, ये भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, तीनों ही ये भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, अध्यापक द्वारा छात्रों की क्षमता के अनुसार पाठ को पढ़ाना डैश है। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, सहचर्य का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत या फिर चयन का सिद्धांत। दोस्तों यहाँ बात हो रही है अध्यापक के द्वारा छात्रों की क्षमता के अनुसार। यहाँ एक शिक्षक छात्र की क्षमता के अनुसार पाठ को पढ़ा रहा है, तो यहाँ किस चीज का सिद्धांत का पालन हो रहा है? चयन के सिद्धांत का पालन हो रहा है। किसका? चयन के सिद्धांत का पालन हो रहा है। यहाँ पे अध्यापक ने छात्र की क्षमता के अनुसार कोई पाठ का चयन करा और तब उसको पढ़ाना शुरू करा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। जबकि सहचर्य का सिद्धांत क्या होता है? शब्दों को वस्तु के साथ जोड़ना, शब्द को वस्तु के साथ जोड़ना क्या होता है? सहचर्य का सिद्धांत होता है। अध्यापक छात्रों को पढ़ने के लिए चित्रों का प्रयोग करता है। अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस सिद्धांत का प्रयोग करता है? सहचर्य का सिद्धांत, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। तो दोस्तों अध्यापक छात्र को पढ़ाने के लिए चित्रों का प्रयोग कर रहा है। किसका? चित्रों का प्रयोग कर रहा है। वो यहाँ क्या काम कर रहा है? वो शब्दों को चित्रों से जोड़ रहा है, शब्दों को किसी वस्तु से जोड़ रहा है। यानी यहाँ शिक्षक ने क्या काम करा? यहाँ उसने शब्दों को किताब से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये कौन सा सिद्धांत होता है? सहचर्य का सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशनों की प्रैक्टिस कराई जाती है। भाषा शिक्षण विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का चयन करता है। वह पालन करता है ज्ञात से अज्ञात का नियम, अनिश्चित से निश्चित का नियम, मनोवैज्ञानिक से तार्किक के नियम, विशेष से सामान्य का नियम। भाषा शिक्षक विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का चयन कर रहा है, तो यहाँ कौन से नियम का पालन कर रहा है? मनोवैज्ञानिक से तार्किक के नियम का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। भाषा शिक्षण का नियम नहीं है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, निश्चित से निश्चित की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। तो दोस्तों विश्लेषण से नियम की ओर, आगमन से नियम की ओर और विशेष से सामान्य की ओर, ये सब भाषा शिक्षण के नियम है। लेकिन अनिश्चित से निश्चित की ओर यह भाषा शिक्षण का नियम नहीं है। मंजू 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? दोस्तों 8वीं स्तर की बात हो रही है, तो यानी उच्च स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर हो रही है या उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। ठीक है, अलंकार को समझाना, छंद समझाना, स्वर पठन या फिर साहित्यिक विद्याओं का परिचय। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, साहित्यिक विद्याओं का परिचय। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थ की गहनता को समझने में मौन की कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? द्रुत पठन, धीमा पठन, सहस्वर पठन या फिर मौन पठन। दोस्तों मौन पठन के 2 प्रकार होते हैं। एक तो द्रुत या त्रिपठन होता है, इस ध्रुव या तीव्र पठन, तीव्र मौन पठन। दूसरा होता है समीक्षात्मक मौन पठन। तो दोस्तों जब हमें किसी पद का या किसी कहानी का हमको सारांश पता करना हो, मेन पॉइंट, मेन शीर्षक पता करना हो, तो उसके लिए मौन पठन सबसे बेहतरीन होता है। तो यहाँ अर्थ की गहनता को समझने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक सहायक होती है? वो होती है मौन पठन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। जबकि ध्रुव पठन जो है मौन पठन का ही एक हिस्सा है और समीक्षात्मक पठन भी मौन पठन का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचय में भाग लेना वर्णन करता है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं।
केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक पद्धति है। दोस्तों, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि क्या करती है? मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। दोस्तों, मातृभाषा की किसी भी रूप में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है बच्चे को भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाएं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ कंठस्थ की बात हो, कंठस्थ का मतलब होता है याद करना या फिर रट्टा मारना। तो जैसा कोई सा भी ऑप्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, बिल्कुल उसको देखते ही काट देना, ठीक है। बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना, व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है। दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं है। बिना भाषा के व्याकरण के नियम भी हम भाषा का उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि भाषा अर्जन करने की क्षमता हम में जन्मजात होती है। और भाषा अर्जन कैसे किया जाता है? भाषा अर्जन अपने परिवेश से, आसपास से मुक्त वातावरण में अनौपचारिक तरीके से किया जाता है। समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। दोस्तों, हाँ, ऐसा है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे जो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, ठीक है। हमसे पूछा है भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम किस बात पर बल देता है। तो बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देता है, ताकि बच्चे भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप में कर सकें। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। दोस्तों, चोम्स्की महोदय ने जो बल दिया है वो दिया है भाषा अर्जन पर। किस पर? भाषा अर्जन पर। और भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन होता है किसी भी भाषा को सीखने की क्षमता। ध्यान से सुनना दोस्तों, भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन होता है किसी भी भाषा को सीखने की क्षमता, भाषा अर्जन कहलाती है। और मनुष्य इसी के साथ पैदा होता है, ये जन्मजात होती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये किसका कथन है? चोम्स्की महोदय का। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। दोस्तों, तकनीकी यंत्र अवधारणा, कठिन शब्दावली या फिर वैज्ञानिक शब्दावली, कठिन या वैज्ञानिक शब्दावली यानी शब्दों का उपयोग, ठीक है ना, शब्दों का उपयोग, ये सब नेगेटिव है। ये सब प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए बहुत बेकार चीज़ें हैं, ठीक है ना। या तकनीकी भाषा, ये सब जो है नेगेटिव होते हैं। तो भाषा प्रयोग के अवसर या फिर व्याकरण के नियमों का स्मरण। दोस्तों, स्मरण क्या होता है? स्मरण का मतलब भी याद करना होता है, रट्टा लगाना होता है। तो ये अवसर भी कट जाएगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है बच्चे भाषा का विभिन्न तरीकों से प्रयोग कर सकें। ऐसे एक शिक्षक को ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ऐसे अवसर बच्चों को देने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, भाषा प्रयोग के अवसर। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल भी आधारित ना हो। दोस्तों, पठन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मौखिक या फिर सहस्वर पठन। दूसरा है
मौन पठन। ये पठन के ही प्रकार होते हैं। और दोस्तों पढ़ते समय नेत्र या आंख की और पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, है ना, आंखों की और पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान रखना, पढ़ते समय आंख और पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? पढ़ते समय आंख और किताब का या पुस्तक का कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा दोस्तों। बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब किसी कार्य को खुद करके सीखते हैं तो वह अधिगम उनका स्थायी होता है और बहुत बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की पहली शर्त होती है सरल पाठ्य पुस्तक, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। दोस्तों यहाँ भाषा सीखने सिखाने की बात हो रही है, ठीक है ना, भाषा सीखने सिखाने की बात हो रही है, तो यहाँ चार्ट पोस्टर का कोई काम नहीं है और बाल साहित्यकारों का के साहित्यों का भी कोई काम नहीं है और सरल पाठ्य पुस्तकों का भी नहीं, ठीक है ना। एक शिक्षक को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ बच्चे भाषा का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, तो ऐसा निवेश समृद्ध निवेश परिवेश बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। संप्रेषण का मतलब होता है ऐसा वातावरण बनाना कि बच्चे जहां अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें एक दूसरे के माध्यम से, एक दूसरे के प्रति, मतलब कि अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाएं और दूसरे वाले के विचारों को भी समझने की कोशिश करें या समझ पाएं। ये होता है संप्रेषण, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 31, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र में विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है बाल साहित्य की पुस्तकें, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, राष्ट्रीय समाचार पत्र और पत्रिकाओं का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का। तो दोस्तों यहाँ बेशक प्राथमिक स्तर ना दे रखा हो, ठीक है ना, लेकिन आप जो पेपर फर्स्ट दे रहे हैं सीटेट का वो प्राथमिक स्तर के लिए होता है, तो हर क्वेश्चन को जब आंसर देना हो तो प्राथमिक स्तर का ही मान के देना। अगर उसमें उच्च स्तर ये लिखा है, उच्च प्राथमिक स्तर लिखा है, तो आप उसको उच्च स्तर ये प्राथमिक स्तर मानना, ठीक है ना, अन्यथा तो वो प्राथमिक स्तर से ही संबंधित क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान के क्षेत्र में किस क्षेत्र में विस्तृत होता है? बाल साहित्यों की पुस्तकों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बाल साहित्य की पुस्तकों का। तो राष्ट्रीय समाचार पत्र और पत्रिकाएं बच्चा नहीं पढ़ता है, प्राथमिक कक्षा का बच्चा इनसे बोरियत महसूस करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, भाषा शिक्षण छात्रों की व्यक्ति की विभिन्नताओं को पहचान कर शिक्षक सिद्धांतों का चयन करता है। यह स्पष्ट करता है अध्यापक अपने विषयों का ज्ञाता है, अध्यापक को शिक्षण विधियों का ज्ञान है, अध्यापक बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एक शिक्षक भाषा शिक्षण जो है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचान कर अलग अलग शिक्षण विधियों का चयन करता है। तो यह स्पष्ट क्या करता है? अध्यापक बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता है, अध्यापक को बाल मनोविज्ञान के बारे में डिटेल से मालूम है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है स्वयं का मूल्यांकन करने की योग्यता, छात्रों का मूल्यांकन करने की योग्यता, नवाचारों का ज्ञान या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक होता है स्वयं का मूल्यांकन करने की योग्यता भी, छात्रों का मूल्यांकन करने की योग्यता भी, नवाचारों का ज्ञान यानी नवीन ज्ञान का ज्ञाता हो, नवीन ज्ञान से परिपूर्ण हो एक शिक्षक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। भाषा शिक्षण में बाधक है अध्यापक का आत्म केंद्रित होना, हाँ बिल्कुल ये भी है, बाधक होता है। अध्यापक का बाल केंद्रित होना नहीं, अध्यापक का शिक्षण विधियों से अनभिज्ञ होना, ये भी 1 और 3 सही। तो दोस्तों भाषा शिक्षण में बाधक है हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी और ऑप्शन नंबर 3 भी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, 1 और 3 दोनों। क्योंकि अगर अध्यापक आत्म केंद्रित होगा यानी शिक्षक केंद्रित होगा खुद, तो शिक्षा कैसी देगा? वो अपने अनुसार देगा। जबकि बच्चे को शिक्षा कैसी देनी चाहिए?
बाल केंद्रित, बच्चे के अनुसार, बच्चे की ग्रहण क्षमता के अनुसार, ठीक है ना, बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो भाषा शिक्षण में ये बाधक है। और अध्यापक का शिक्षण विधियों से अनभिज्ञ होना, यानी अध्यापक जो है शिक्षण विधियों का ज्ञाता ना हो तो फिर वो शिक्षण विधियों का चयन कैसे करेगा, उनका उपयोग कैसे करेगा बच्चों पर, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन भी नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 35, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है, ये नहीं हो सकता दोस्तों। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, बिल्कुल होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। हमारे ये तीनों तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा रॉन्ग आंसर है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, ये हमारा गलत है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यही ऑप्शन जो होगा सही होगा। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? विभिन्न संदर्भ में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, ये तो अनिवार्य है। विभिन्न संदर्भ और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, माननीय मूल्यों का विकास। तो दोस्तों माननीय मूल्य का विकास भी बच्चों में करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है, लेकिन भाषा का अलंकारिक प्रयोग ये जो है ये अनिवार्य नहीं है। और बच्चे जो हैं प्राथमिक स्तर के बच्चे अलंकारिक भाषा को समझते भी नहीं है, ठीक है। हमारा यही ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहां भाषा शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, या फिर दीवारों पर सूक्तियां लिखी हों। सॉरी, तो दोस्तों भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिले। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है हमारा। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, बिल्कुल सहायक होता है। बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विधल्य आते हैं। दोस्तों ये सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत है। बच्चों की मातृभाषा का कक्षाओं में प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। जबकि एनसीएफ 2005 ने भी कहा है बच्चे को जो शुरुआती शिक्षा है वो बच्चे की मातृभाषा के द्वारा दी जाए, मातृभाषा के साथ जोड़कर दी जाए, ठीक है। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्तियों का विकास हो रहा है, कहानी सुनाने से समय नष्ट होता है, ये तो नहीं है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों हमारे ऑप्शन कट जाते हैं दोस्तों। अब बचे पहला और दूसरा। सुनीता अपने शिक्षण प्रक्रिया की रीतियाँ निभा रही हैं, वो रीतियाँ नहीं निभा रही है, मजबूरी नहीं है उसकी, ठीक है ना। वो बच्चों में पढ़ने की और बोलने की अभिव्यक्तियों का विकास कर रही है, क्योंकि पहले उसने एक कहानी पढ़कर सुनाई, अब वो बच्चों से उन पर चर्चा कर रही है, बच्चों से उनकी राय ले रही है। बच्चे अपने शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं ना, अपने शब्दों में भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होती है जिसमें बच्चे नियम को कंठस्थ करते हैं। दोस्तों नियम को कंठस्थ याद करना, ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये नेगेटिव होते हैं। बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। नहीं
दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होती है जिसमें बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाएं। पहले चीज़ों को देखें, समझें और फिर जो है बच्चे नियम बनाने शुरू कर दें। ठीक है, उदाहरण को देख देख कर बच्चे एक नियम तक पहुंच जाएं, ये होता है उदाहरण से नियम की ओर जाना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। दोस्तों, आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो प्लीज़ हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है और तैयारियां भी कराई जाती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।